प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10th का सोशल साइंस का सीबीएसई का जो सोल्ड पेपर है सितंबर 2025 का, इसके कुछ क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। जो क्वेश्चन रहते हैं उनको आज हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के दौरान भारत में सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों ने किस प्रकार राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने में योगदान दिया, और आपने ये उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करनी है, स्पष्ट करना है कि जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां थी 19वीं सदी के दौरान, उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को किस प्रकार बढ़ाया। तो इसमें हम पहला पॉइंट करते हैं कि राष्ट्र की पहचान को एक आकृति या छवि में दर्शाया गया था। जो राष्ट्र की पहचान है, आपने पता है कि 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रों को मानकीकरण कर दिया गया था, मानवीकरण कर दिया गया था, और राष्ट्रों को एक महिला के रूप में दर्शाया जाने लगा था। तो राष्ट्र की पहचान को एक आकृति या छवि में दर्शाया गया था। इससे एक ऐसी छवि बनाने में मदद मिली है जिसके साथ लोग राष्ट्र की पहचान कर सके। जैसे हम कहते हैं भारत माता की जय, तो एक भारत माता की एक छवि बन गई। तो राष्ट्र की पहचान को एक आकृति दी गई या एक छवि के रूप में दर्शाया गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ दृष्टिगत रूप से जुड़ गई, और इस छवि का निर्माण सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। किसने किया? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस छवि का निर्माण किया। भारत माता की जो छवि है, इसका निर्माण सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी ने किया। 1870 के दशक में, और तीसरा पॉइंट आ गया, 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि के लिए एक स्तुति होती प्रशंसा, प्रेज, स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो 1870 के दशक में उन्होंने मतलब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि के लिए एक प्रशंसा के रूप में, एक स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा, और बाद में इसे उनके उपन्यास, कौन सा उपन्यास है ये? आनंद मठ। कौन सा उपन्यास है ये? आनंद मठ में शामिल किया गया। किसको? वंदे मातरम गीत को। और बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चला 1905 में, उसके दौरान व्यापक रूप से ये गाया गया, वंदे मातरम गीत गाया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से गाया गया। यह हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में क्या कहता है कि स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर, जो हमारा स्वदेशी आंदोलन चला था, उससे प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर, जो इनके भतीजे थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध छवि चित्रित की इन्होंने, और मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। अब जो मातृ छवि थी, उसके प्रति जो श्रद्धा हुई, उसी को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवादियों ने भाटों द्वारा, जो भाट होते हैं ना, जो लोक कथाओं को, लोकगीतों को गाते हैं, भाट चारण, तो भाटों द्वारा गाई गई लोक कथाओं को एकत्रित करना शुरू किया, और उन्होंने लोकगीतों और किंवदंतियों को इकट्ठा करने के लिए गांवों का दौरा किया। उनका मानना था कि ये कहानियाँ, जो किंवदंती होती है, लोक कथाएं होती हैं, उस पारंपरिक संस्कृति की सच्ची तस्वीर पेश करती हैं। जो किसी भी देश की पारंपरिक संस्कृति होती है, उसकी सच्ची तस्वीर कौन पेश करती है? लोक कथाएं, किंवदंतियाँ, लोकगीत, जिससे बाहरी ताकतों ने भ्रष्ट और क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिनको समाप्त करने की कोशिश की गई थी। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने शिवम गाथा गीत, ऐसी गाथा, ऐसी कहानी जिसको गाया जा सके, उसको बोलते हैं गाथा गीत, बाल गीत और मिथक का संग्रह करना शुरू किया, और लोक पुनरुत्थान के आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने तमिल लोक कथाओं का एक विशाल संग्रह, ये व्यक्ति कौन है? नटेशा शास्त्री। कहाँ के हैं? मद्रास के। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने तमिल
लोक कथाओं का एक विशाल संग्रह, कितने खंडों में? 4 खंडों में संग्रह किया इन्होंने, और इसे किस नाम से प्रकाशित किया? द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत के लोकगीत, द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, इस नाम से इन्होंने प्रकाशित किया। किसने? नटेशा शास्त्री ने। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा, लाल, हरा और पीला, लाल, हरा और पीला तैयार किया गया पहचान के रूप में, एक प्रतीक के रूप में। 1921 तक गांधी जी ने जो स्वराज ध्वज था, जो ऊपर डिजाइन, जो हमारा तिरंगा झंडा आया है लाल, हरा, पीला, इसमें डिजाइन कर लिया था। यह फिर से एक तिरंगा, अब इसमें रंग चेंज हो गया, लाल, हरा, अब पीले की जगह क्या आ गया? सफेद। बीच में एक चलता हुआ चरखा था, जो किसका प्रतीक था? स्वावलंबन का। स्वावलंबन, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर के गांधीवादी आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था। जुलूसों के दौरान जो जलसे होते थे, रैलियां होती थी, उसके दौरान झंडे को ऊपर उठाना शासन के प्रति अवज्ञा का प्रतीक बन गया। नेक्स्ट 10वां पॉइंट है, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक अन्य साधन था इतिहास की पुनर्व्याख्या। इतिहास की पुनर्व्याख्या। अंग्रेज भारतीयों को पिछड़ा और आदिम मानते थे और जो खुद प्रशासन करने में असमर्थ थे। इसके जवाब में भारतीयों ने भारत की महान उपलब्धियों की खोज के लिए अतीत की ओर देखना आरंभ किया। मीन्स भारतीय इतिहास को दोबारा लिखा गया, उसकी पुनर्व्याख्या की गई। तो इसमें से किन्हीं भी 5 पॉइंटों को आप व्याख्या कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के दौरान भारत में जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां थी, उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दिया। सबसे पहले आपने एक छवि का जिक्र करना है, और उस छवि में किसकी छवि आएगी? भारत माता की, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इस छवि का निर्माण किया गया था। एक गीत लिखा गया था उनके द्वारा, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और ये उनके उपन्यास आनंद मठ में भी इसको शामिल किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये गीत बहुत व्यापक रूप से गाया गया था। स्वदेशी आंदोलन से ही प्रेरित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की जो प्रसिद्ध छवि है वो चित्रित की, और इसमें मातृ छवि के प्रति श्रद्धा ही किससे जुड़ गई? राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक बन गई। आगे जो भी भाटों के द्वारा जो लोक कथाएं एकत्रित जो गाई जाती थी, उनको एकत्रित किया गया। उन गीतों को, किंवदंतियों को इकट्ठा किया गया, गाँवों का दौरा किया गया जहाँ से ये किंवदंतियों और लोक कथाओं को, लोकगीतों को इकट्ठा किया गया। बाद बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयंभी गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों का संग्रह करना शुरू किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने तमिल लोक कथाओं का एक विशाल संग्रह 4 खंडों में, जिसके 4 खंड थे, उसको किस नाम से प्रकाशित किया था? द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। एक स्वदेशी झंडा तैयार किया गया, तिरंगा झंडा, लाल, हरा, पीला, और बाद में जिसमें पीले की जगह सफ़ेद रंग आ गया। और इसमें एक चरखा भी था, बीच में एक चरखा था जो स्वावलंबन का प्रतीक था। और साथ में ही राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया गया, वो था इतिहास की पुनर्व्याख्या। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के महत्व के उदाहरण सहित आपने स्पष्ट करना है कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, और उदाहरण सहित आपने उसकी व्याख्या करनी है। देखिए, ऊर्जा की बढ़ती खपत, अब आज जितने भी चीज़ें समय समय के साथ जैसे हम विकास कर रहे हैं, तो ऊर्जा की मांग उतनी ही बढ़ रही है। तो ऊर्जा की बढ़ती खपत के परिणाम स्वरूप देश कोयला, तेल और जीवाश्म जैसे जो ईंधन है, इन पर अधिकाधिक निर्भर हो रहा है। किस पे? कोयला पे, तेल पे और गैस पे। कोयला, तेल, गैस, ये कौन से ईंधन है? ये जीवाश्म ईंधन है। कौन से ईंधन है ये? जीवाश्म ईंधन है, जिनका एक निश्चित भंडार है, एक मात्रा है, और जिनका समाप्त होना भी निश्चित है। तो कोयला, तेल और गैस। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों और उनकी संभावित कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि हमें पता है ये चीज़ें तो समाप्त हो जानी है, चाहे वो तेल है, गैस है, कोयला है। इसलिए हमें भविष्य के अंदर एक तो हमारी मांग बढ़ेगी ऊर्जा की,
और दूसरा हमारे पास जीवाश्म ईंधनों का जो स्टॉक है वो कम होता चला जाएगा। इसलिए ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास पर एक गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसका हमारे सामने चुनौती, एक चिंता पैदा करती है। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा, जैव ईंधन, अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि अब उन जो जीवाश्म ईंधन है उनके कारण तो अनेक समस्याएं, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं पैदा हो रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और भी कई तरीके की दिक्कतें होती है, जैसे कोयला खनन से पैदा होती समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसलिए हमें किसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, जैव ईंधन और जो अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा होती है जिसका नवीकरण संभव है, जिसको दोबारा बनाया जा सकता है, उसके उपयोग करने की विशेष आवश्यकता है। भारत में सूर्य के प्रकाश, भारत में लगभग 8 से 9 महीने सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है। जल, पवन ऊर्जा और जैव ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बस जरूरत है उनका उपयोग करने की, प्रयोग करने की। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो सुलभ भी हो और स्वच्छ भी हो, तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु विविध कार्यक्रमों का विकास किया जा रहा है। सरकार देख रहे हैं आप, जगह जगह सोलर पैनल लगवा रही है। क्यों लगवा रही है? इसलिए लगवा रही है कि भविष्य के अंदर जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो इन्हीं माध्यमों से होनी है। ऊर्जा विकास का एक सतत मार्ग विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना जिससे कम से कम ऊर्जा की खपत हो, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग सतत ऊर्जा के 2 आधार हैं। एक तो ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दें हम, ऊर्जा का जो नुकसान होता है, जो ज़्यादा खपत होती है उसको कम करें हम, और दूसरा है नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं उनको बढ़ावा दें हम। ये 2 इसके मुख्य आधार हैं। मानव जीवन के लिए खनिजों के महत्व का आपने उदाहरण सहित स्पष्ट करना है कि मानव जीवन के लिए खनिज कितने महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं हम देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें दिखाई दे रही, जो वस्तुएं दिखाई दे रही है, वो उसमें कहीं ना कहीं खनिज है। खनिज के कारण ही बनी हुई है। खनिज हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम जो भी कुछ उपयोग करते हैं, चाहे एक छोटी सी पिन से लेकर एक विशाल इमारत या एक बड़े जहाज तक, सभी खनिजों से बने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें खनिजों से बनी हैं। रेलवे लाइन, सड़कों का तारकोल, हमारे उपकरण, मशीनरी, ये सारे के सारे क्या है? खनिजों का ही अंश है, खनिजों से ही बने हैं। आगे क्या कहता है? कहता है कार, बस, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज खनिजों से निर्मित होते हैं और पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा संसाधनों पर ये चलते हैं। पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा संसाधनों पर ये चलते हैं, चाहे कार है, बस है, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज है। हम जो भोजन खाते हैं उसमें भी खनिज होते हैं। विकास के सभी चरणों में मानव ने अपनी आजीविका, सजावट, उत्सव, धार्मिक और औपचारिक अनुष्ठानों के लिए खनिजों का उपयोग किया है। तो सीधी सी बात यही है कि खनिज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे हम उसको प्रयोग करते हैं, चाहे खाने के रूप में, या हम जीवन में जो और गतिविधियां करते हैं उनमें ये उपयोगी है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, लोकतंत्र आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान करता है। जो लोकतंत्र है, जो शासन व्यवस्था की एक प्रणाली है लोकतंत्र, इससे पूछ रहा आपसे कि जो लोकतंत्र है ये आर्थिक वृद्धि और विकास में किस प्रकार योगदान देता है, आपने बताना है। पहला, लोकतंत्र समानता को बढ़ावा देता है, और जहाँ समानता होगी वहाँ विकास स्वाभाविक होगा। किसी भी आधार पर भेदभाव को हतोत्साहित करता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव हो, चाहे किसी भी आधार पे हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे, सभी प्रकार के जो आधार होते हैं उसके आधार पे आधारित जो भेदभाव है उनको हतोत्साहित करता है। तो पहला पॉइंट बन गया हमारा, लोकतंत्र समानता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकारें गरीबों और वंचित समूहों को, जो भी गरीब होते हैं, वंचित समूह होते हैं, उनके लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। उनके लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करती है। भाई एक व्यक्ति का जीवन होने के नाते
उसको ये चीज़ें तो कम से कम मिलनी ही चाहिए। न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित करती है, सुनिश्चित करती है। तो जो भी गरीब लोग हैं, वंचित समूह है, उनको बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती हैं। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकारें विभिन्न रोजगार योजनाएं शुरू करती हैं, विभिन्न रोजगार योजनाएं, ताकि लोगों का भला हो, लोक कल्याण हो। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गरीबी उन्मूलन के उपाय, गरीबी को कम करने के उपाय, कितनी प्रकार की योजनाएं सरकार गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए करती है, वो सारी इसमें आएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आप राशन लेके आते हैं डिपो से, आपने देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं, अनेक प्रकार के कार्ड बने हुए हैं, बीपीएल कार्ड, पीले कार्ड, ये जो आपके गुलाबी कार्ड बने होते हैं, उनके माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, ताकि प्रत्येक आदमी, चाहे वो जो गरीब है, वंचित है, उनको भोजन की कोई कमी ना हो, तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। लोकतांत्रिक सरकारें समाज के कमजोर वर्गों के लिए, जो कमजोर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करती हैं। भाई किसी प्रकार की गरीबी के कारण उनको दिक्कत ना हो, उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना आए, शिक्षा की सुविधाएं सुनिश्चित करती हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती है, जो लोकतंत्र है, वो आर्थिक वृद्धि को और विकास को सुनिश्चित करता है, उसमें विकास में योगदान देता है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र सरकारों को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाता है। देखो, लोकतंत्र ही उसको बोलेंगे जहाँ जो सरकार है वो नागरिकों के जो अधिकार है, नागरिक है, उनके प्रति उत्तरदायी है वो। तो पहला पॉइंट क्या बनाया, लोकतांत्रिक सरकारें निर्णय लेने के लिए प्रक्रियाओं का पालन करती है। जो भी लोकतांत्रिक सरकारें होती है वो निर्णय लेने के लिए प्रक्रियाओं का पालन करती है। कुछ प्रक्रियाएं होती है, उन प्रक्रियाओं को अपनाकर ही निर्णय लेती है। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी से, नहीं, मिनिमम कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन किए गए हैं, उनको फॉलो करती है वो। इस प्रकार निर्णय लोगों को स्वीकार्य और प्रभावी होते हैं। मतलब जो भी लोकतांत्रिक सरकारें, हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे ही निर्णय लोगों को स्वीकार्य हो, लेकिन कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि निर्णय जो भी सरकार ले रही है वो लोगों को स्वीकार्य हो, क्योंकि सरकार को पता है यदि नहीं होगा तो जब चुनाव होंगे तो लोग उसके खिलाफ वोट देंगे, उनको वोट नहीं देंगे। निर्णय लेना मानदंडों और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, न कि जहाँ राजतंत्र होता है, राजा की मर्जी होती है, वहाँ उसकी तरह नहीं होता। यहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन किए गए हैं। इसलिए जो नागरिक यह जानना चाहता है कि क्या निर्णय सही प्रक्रियाओं के माध्यम से लिया गया है था, वह इसका पता लगा सकता है, और इसी को पारदर्शिता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पारदर्शिता। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के लिए सरकार को जवाबदेह बनाने और निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तंत्र विकसित करती है। एक पूरा सिस्टम डेवलप होता है। जो भी लोकतांत्रिक सरकार होती है वो नागरिकों के लिए सरकार को जवाबदेह बनाने और निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करती है, एक तंत्र विकसित करती है। नियमित और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ये लोकतंत्र की आत्मा है, बिल्कुल लोकतंत्र की जड़ है ये। चुनाव कैसे होने चाहिए? नियमित, एक जो अंतराल होता है, जैसे भारत में ज़्यादातर चुनाव के लिए 5 साल का अंतराल है, तो नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष ये होने चाहिए। लोकतांत्रिक सरकारें अक्सर लोगों की ज़रूरतों के अनुसार काम करती है। जो भी देश में समस्याएं होती है, जैसी समाज की ज़रूरत होती है, उसके अनुसार काम करती है। लोगों को प्रमुख नीतियों और कानूनों पर बहस करने का अधिकार होता है। यदि कोई नीतियां या कानून लोगों को पसंद ना आए तो उसके ऊपर वो बहस कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसलिए लोगों को प्रमुख नीतियों और कानूनों पर बहस करने का अधिकार होता है, और पहले भी कानून बनने से पहले भी संसद के अंदर बहस होती है। तो इस प्रकार जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है, ज़्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र सरकारों को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाता है। अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका की आपने परख करनी है। जो अर्थव्यवस्था में बैंक है, जो भी अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर बैंकों की भूमिका क्या है? नंबर 1, लोग अपने नाम से बैंक खाता खोलकर अपनी अतिरिक्त धनराशि, जो भी उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, बैंकों में जमा करते हैं। बैंक जमा स्वीकार करते हैं। जो भी पैसा कोई जमा करवाने जाता है, जिसका बैंक में अकाउंट है, उसको स्वीकार करते हैं, और जमा पर
ब्याज के रूप में एक निश्चित राशि भी देता है। एक ब्याज दर होती है, वो सरकार की कम ज़्यादा होती रहती है, भाई इतना % आपको ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार एक निश्चित राशि भी देते हैं। इस प्रकार लोगों का पैसा बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और उस पर ब्याज के रूप में एक निश्चित राशि भी मिलती है। पहला तो क्या कि लोग अपने नाम से बैंक में खाता खुलवाते हैं और उस खाते में जो भी उनके पास अतिरिक्त धन होता है वो जमा कर सकते हैं और बैंक उस जमा को स्वीकार करते हैं और एक निश्चित ब्याज दर जो भी बनती है, जो भी पैसा बनता है उनके ऊपर उसको ब्याज देते हैं। तीसरा, लोग आवश्यकता पड़ने पर धन निकाल सकते हैं। जो भी उनके सेविंग अकाउंट में जमा होता है उसको वो किसी भी समय जरूरत पड़ने पर अपने पैसे को निकाल सकते हैं। बैंक विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। कितने प्रकार के बिजनेस है, किसानों के लिए केसीसी बने हुए हैं, पशुओं के लिए लोन की सुविधा है, कारखानों में फैक्ट्री लगाने के लिए लोन की सुविधा है। तो उसके लिए जितनी और भी गतिविधियां होती है, जो भी आर्थिक गतिविधियां होती है उनके लिए ऋण प्रदान करते हैं। बैंक उन लोगों के बीच मीडिएटर का काम करते हैं, मध्यस्थ की, जिसके पास अतिरिक्त धन है, मीन जमा करता है, उसको जमा करवाना है, और एक व्यक्ति जिसको धन चाहिए, जिसको बोलेंगे उधारकर्ता, उसको धन की आवश्यकता है, उसके बीच में मध्यस्थता करते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक में जमा कर सकता है, एक व्यक्ति जिसको धन की जरूरत है वो बैंक से ऋण ले सकता है। तो इस प्रकार बैंक उन लोगों के बीच मीडिएटर का काम करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक छोटे किसानों और लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। जो छोटे किसान होते हैं उनको और लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। इससे आय में वृद्धि होती है, क्योंकि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है उसका पैसा यूज हो जाता है, जिसको ज़रूरत है उसको पैसा मिल जाता है, इसलिए इससे आय में वृद्धि होती है दोनों ही तरफ। जिसने लोन लिया है वो भी अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ काम धंधा कर रहा है और जिसके पास अतिरिक्त पैसा था उसको ब्याज के रूप में मिलता है, इससे आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की संरचना और कार्य प्रणाली की परख करनी है आपने। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे समूहों में संगठित करना और उनकी बचत को एकत्रित करना है। उनके पास जो बचत होती है उसको जमा करवा सकते हैं अपना बैंक में खाता खुलवा के। 10-20 जो भी महिलाएं होती हैं वो गांव में एक समूह बना लेती है अपना, और समूह बना के उसको नाम दे देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो एक स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। कई जगह गांव में 10 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, जो आमतौर पर एक ही मोहल्ले से जुड़े होते हैं, जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं और नियमित रूप से वो मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति सदस्य बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या उससे अधिक तक हो सकती है, जो लोगों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करती है। सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह से ही छोटे ऋण ले सकते हैं। जो भी उसके मेंबर होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह से ही छोटे ऋण ले सकते हैं। समूह इन ऋणों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिया जाने वाले ब्याज से काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होता है। साहूकार के द्वारा जो ब्याज लिया जाता है वो उसकी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊंचा होता है, लेकिन यहाँ साधारण ब्याज होता है, कम होता है उसकी दर। 1 या 2 वर्ष बाद यदि समूह नियमित रूप से बचत करता है तो वह बैंक से ऋण भी लेने के लिए पात्र हो जाता है, योग्य हो जाता है। पहले तो अपने अपने पैसे से ही कर रहे थे, लेकिन अब वो बैंक से भी ऋण लेने के पात्र हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर स्वीकृत किया जाता है, जो भी बैंक ऋण देगा, क्योंकि बैंक जब भी कोई ऋण देता है तो उसके लिए उसे साख चाहिए, मीन्स कुछ ना कुछ चाहिए उसके। जैसे आप किसान बनवाता है, केसीसी बनवाता है, तो उसके बदले में अपनी ज़मीन बैंक के पास रखता है वो। यदि कोई होम लोन ले रहा है तो अपने घर के जो कागजात हैं वो बैंक में रखता है। इसी प्रकार गाड़ी है। तो अब जब कोई समूह लेता है, जब कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप लेता है, तो वो एक व्यक्ति के नाम पे स्वीकृत नहीं होता ऋण, बल्कि पूरे समूह के ऊपर। यदि कल भरने में कोई दिक्कत आई, जिस भी व्यक्ति आगे जो व्यक्ति लेगा उस समूह से, तो यदि उसका पैसा नहीं भरता है तो पूरे ग्रुप को भरना पड़ता है वो। इसलिए एक ऋणाधार के रूप में बैंक को एक व्यक्ति नहीं बल्कि 10, 15, 20 लोग मिल जाते हैं। इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए सब रोजगार के अवसर पैदा करना होता है। सदस्यों को गिरवी रखी गई जमीन को छुड़ाने, कार्यशील पूंजी जैसी जरूरतों जैसे बीज, उर्वरक, बांस, कपड़ा जैसे कच्चे माल की खरीदारी, आवास सामग्री, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु
मवेशी आदि जैसी संपत्तियां खरीदने के लिए छोटे ऋण दिए जाते हैं। बचत और ऋण की गतिविधियों से संबंधित अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्यों के द्वारा ही लिए जाते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में निर्णय लेता है। उद्देश्य, राशि, लिया जाने वाला ब्याज, पुनर्भुगतान, अनुसूची, ये सारा का सारा समूह के द्वारा ही फैसले लिए जाते हैं। ऋण के पुनर्भुगतान के लिए समूह जिम्मेवार होता है, नहीं कि एक व्यक्ति। तो इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी कारगर है।